हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर सेकंड जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्सेज, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो वो क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले हम उस चैप्टर का ओवरव्यू कर लेते हैं, कंक्लूजन कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमारे चैप्टर के नाम से क्लियर होता है, पीपल एज रिसोर्सेज। तो पीपल का मतलब क्या होता है? हम, तुम, मैं, वो सब क्या है? एक पीपल है। और सेकंड हमारा संसाधन, रिसोर्सेज क्या होता है? जितनी भी हमारी प्राकृतिक में पाई जाने वाली चीज़ें होती हैं जो हमारी नीड्स को फुलफिल करती है, वो क्या है? वो हमारी रिसोर्सेज होती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमारा पेड़ पौधे, जल, जंगल, ये सब क्या है? ये सब हमारी रिसोर्सेज है जो हमारी नीड्स को फुलफिल करती है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो जो हमारा इंडिया है वो फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है। मतलब इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये एक बोझ नहीं है हमारे लिए, ये हमारी कंट्री के लिए एक अच्छा रिसोर्स बन सकती है। एक अच्छा हमारा ये एक एसिड होती है। अगर किसी भी देश की जनसंख्या ज़्यादा है तो वो ऐसा नहीं है कि उस देश पर ज़्यादा बोझ है, बल्कि उस पॉपुलेशन को हमें एसिड समझना चाहिए, उसको रिसोर्स के रूप में उसका यूज़ करना चाहिए। तो जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, सबसे पहले हम जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि जनसंख्या किसी भी कंट्री के लिए एसेट होती है, ना कि हमारा बोझ होता है। तो ये भी आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अगर किसी भी देश की बात करें हम, तो उसकी जनसंख्या उसका बोझ नहीं होती, उसकी एसिड होती है। हम उसका यूज़ कर सकते हैं, उस पर उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं? उसके एजुकेशन पर एक्सपेंड करके और उसके एजुकेशन हेल्थ पर खर्च करके, ये सब करके हम वहाँ की जनसंख्या को एक रिसोर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। सेकंड ये है कि हमारे किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है वो उस देश को डेवलप करने में बहुत हेल्प करती है। अगर देखो कैसे डेवलप करती है ये पहले समझ लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, वो अच्छा, बहुत पढ़ा लिखा है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है, तो वो काम करेगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट करेगा, खाली तो बैठा रहेगा नहीं। तो उससे क्या होगा? उससे हमारी कंट्री डेवलप होगी। तो ये हमें क्या क्लियर करता है कि अगर अगर उस देश की कोई भी मतलब जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, लोग हैं, उसका अच्छा रिसोर्स है, उसके ऊपर अच्छा खर्च किया गया है, तो वो उस देश को डेवलप करने में हेल्प करेगी। और ये था हमारे चैप्टर का, ये कि किसी भी कंट्री में इससे क्या निकलता है, इसका कंक्लूजन कि किसी भी कंट्री में जो पॉपुलेशन होती है वो उसका एक अच्छा रिसोर्सेस होती है। सेकंड टॉपिक था हमारा मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? तो ह्यूमन कैपिटल हमारा यही होता है कि वह लोग जिनके पास ज्ञान, बहुत सारे ज्ञान हो, कौशल हो, उत्पादन की क्षमता हो, वह हमारी मानव पूंजी कहलाती है। और मानव पूंजी कैसे बनती है? उसके एजुकेशन पर खर्च करके, उसके स्वास्थ्य पर खर्च करके वो हमारी अच्छी मानव पूंजी बन जाती है। अगर हम किसी व्यक्ति की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो उसका अगर वो बहुत अच्छा शिक्षित है, उसका हेल्थ अच्छा है, तो वो प्रोग्रेस करेगा और फिर ऐसे में हमारी कंट्री भी डेवलप करेगी। तो ह्यूमन कैपिटल में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। और ह्यूमन कैपिटल कैसे बनता है? इन्वेस्ट करके, एजुकेशन में इन्वेस्ट करके, हेल्थ में इन्वेस्ट करके, इसमें हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होता है। तो अगर किसी भी देश को डेवलप करना है तो उसका जो ह्यूमन कैपिटल है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि उसका जो है कंट्री का लेवल हाई हो जाए, वो विकसित देश बन सके। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज अगर उसका अच्छा रहेगा तो वो अच्छा हेल्प करेगा आगे कंट्री को विकसित बनाने में। सेकंड टॉपिक था हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी क्या होती है? जिससे हम पैसा अर्न करते हैं। जहाँ भी अगर पैसे की बात हो तो वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाएगी। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी की कहीं भी बात हो तो वहाँ पे हमारा पैसा शब्द ज़रूर आएगा, पैसे का यूज़ ज़रूर होगा। तो यह हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहाँ से हमें पैसा मिलता है, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 तरह की होती है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तीनों सेक्टर का हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर क्या होती है हमारी? जैसे हमारा एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, डेयरी हो गया, ये क्या है? हमारी प्राइमरी सेक्टर है, जो नेचुरल से रिलेटेड होती है, प्राकृतिक से संबंधित होती है। सेकंड में हमारा आता है मैन्युफैक्चर सेक्टर, जिसका निर्माण किया जाता है, विनिर्माण किया जाता है, जैसे कॉटन से कपड़े बनाना। थर्ड हमारा लास्ट टर्शरी सेक्टर, उसमें हमारी सर्विस सेक्टर आती है। जैसे स्कूल में अध्यापक पढ़ाती है तो वो क्या कर रही है? वो सर्विस दे रही है। हॉस्पिटल पे डॉक्टर सर्विस दे रहे हैं, सर्विस के बदले उनको पैसे दिए जाते हैं। तो हमारा थर्ड है सर्विस सेक्टर, उसमें वो सर्विस से रिलेटेड होता है।
उसके बाद जो हमारा है लास्ट टॉपिक है, इसमें हमें जो करना है वो डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन। आज भी अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन होता क्या है। ये होता है कि अगर किसी काम की जगह पर वुमेन को 2000 दिए जा रहे हैं और वही मैन है उसकी जगह वही काम कर रहे हैं सेम और उतने ही समय काम कर रहे हैं तो उसको 10,000 दिए जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमारा डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन है। हमारे देश में बहुत पाया जाता है। आज अभी तक तो फिर भी सरकार ने बहुत कम कर दिया है, लेकिन फिर भी ये पाया जाता है। इसका सबसे जो हमारा रीज़न है, इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न ये है कि पहले के टाइम में ये होता था कि वुमेन उतनी एजुकेटेड नहीं थी, उनकी हेल्थ फैसिलिटी उनके पास इतनी नहीं थी, तो जिसकी वजह से ये हमारा जो डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन ये देखा जाता था। लेकिन आज के टाइम में ये बहुत कम हो गया, पहले के टाइम में ये बहुत ज़्यादा था। तो ये था हमारा इस चैप्टर का पूरा कंक्लूज़न एक शॉर्ट वीडियो में। अब हम देखते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, उसके बाद हम 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए चलाया गया है? सर्व शिक्षा अभियान हमारा गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। क्यों? ताकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा का जो हमारा अभियान है वो अच्छा हो सके, जिससे हमारी फिर कंट्री भी डेवलप करेगी। तो ये क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए चलाया गया था? तो कौन से आयु वर्ग के लिए चलाया गया था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था, सरकार द्वारा चलाया गया था ये। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षित बेरोजगार कौन है? अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट? कोई व्यक्ति वो काम करने के लिए इच्छुक है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा, वो उसी रेट पर जो उसे पैसा दिया जा रहा है वो उसी पर ही काम करने के लिए इच्छुक है। मतलब वो काम करना चाहता है, लेकिन काम तो करना चाहता है लेकिन उसे काम ही नहीं मिल रहा, तो फिर वो क्या है? वो एक बेरोजगार व्यक्ति है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि शिक्षित बेरोजगार क्या है? शिक्षित बेरोजगार तो आजकल के टाइम में बहुत देखा जाता है, जो पढ़ा लिखा होकर के पढ़ा लिखा है, उसके पास डिग्री है लेकिन फिर भी उसको कोई काम नहीं मिल रहा, तो ये क्या है? शिक्षित बेरोजगार है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वह व्यक्ति जिसके पास डिग्री है लेकिन उसके पास रोजगार नहीं है। जिसके पास डिग्री होती है रोजगार नहीं होता, वो हमारा शिक्षित बेरोजगार कहलाता है। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक में संपन्न की जाने वाली क्रियाएं कौन सी है? प्राथमिक हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें संपन्न की जाने वाली क्रियाएं कौन कौन सी है, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी की जाती है? तो मैंने अभी बताया था जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो हमारा नेचुरल से रिलेटेड होता है, प्राकृतिक से संबंधित होता है। तो इसमें क्या क्या हमारा आता है? एक तो हमारा एग्रीकल्चर आ गया, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है। और सेकंड हमारा आ गया पशुपालन या मुर्गी पालन, डेयरी, ये सब हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जापान का डैश संसाधन में अधिक निवेश है? जापान का डैश संसाधन में अधिक निवेश है, तो क्या आंसर होगा? मानव संसाधन। जो जापान का मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेस है वो उस पर अधिक निवेश किया गया है, तभी तो वो देश अधिक विकसित है आज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता डैश और डैश कारकों पर निर्भर करती है। जो जनसंख्या की क्वालिटी है वो कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है? तो वो कौन कौन से फैक्टर है? हमारा साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा। जो हमारी जनसंख्या की गुणवत्ता है वो साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा कारकों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने में राज्य और स्थानीय सरकारों ने कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया है? जो हमारा शिक्षा का सेक्टर है उसको राज्य और स्थानीय सरकारों ने कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया है उसको अच्छा इम्प्रूव करने के लिए? तो सर्व शिक्षा अभियान चलाया था हमारी सरकार ने, जिससे कि सभी व्यक्ति शिक्षित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई एक योजना डैश है? तो वो कौन सी योजना है? सेतु पाठ्यक्रम योजना। मिड डे मील या दोपहर का भोजन योजना का लक्ष्य क्या है?
जो हमारा मिड डे मील है उसका मोटिव क्या है, उसका गोल क्या है? तो उसका गोल क्या है कि जो विद्यालय में बच्चे हैं उसकी उपस्थिति को बढ़ाना और उनको अच्छा पोषण देना। जो मिड डे मील दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है? उसके 2 ही रीज़न होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आ सकें और उनको अच्छा पौष्टिक आहार मिल सके, तभी तो वो पढ़ पाएंगे। उनको अच्छा भोजन मिलेगा तभी तो वो पढ़ेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गैर बाजार क्रियाकलाप क्या है? गैर बाजार क्रियाकलाप क्या है? वो क्या होता है? तो जो हम खुद के लिए उपभोग करने के लिए जो उत्पादन करते हैं, मतलब उससे जो है प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता, उसमें हम प्रॉफिट करने के लिए काम नहीं करते, उसमें हम खुद के यूज़ करने के लिए उत्पादन करते हैं। पैसे से कोई मतलब नहीं होता यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएनपी का अर्थ सकल डैश उत्पाद है। तो जीएनपी का क्या उत्पाद, क्या जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया सेवा क्षेत्र क्रिया नहीं है? बैंकिंग, कृषि, परिवहन या संचार। सेवा जो हमारे जो सेवा देती है उसके बदले उसको इनकम दी जाती है मंथली, ईयरली, ये हमारी होती है सेवा। थर्ड सेक्टर होता है ये हमारा। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए बैंकिंग। बैंकिंग में सेवा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कथन को सही कीजिए। भारत में कर्नाटक राज्य की सर्वाधिक साक्षरता दर है। ये गलत लिखा गया है, इसको हमें सही करना है। तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा? भारत में केरल राज्य की सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो ये कर्नाटक नहीं होकर के यहाँ पे केरल होगा, बाकी पूरा सेंटेंस सही है। थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13। शिक्षित बेरोजगारी मुख्यतः कहाँ होती है? शिक्षित बेरोजगारी कौन सी होती है? जिसके पास डिग्री होती है लेकिन उसके पास रोजगार नहीं होता। तो ये ज़्यादातर कहाँ पे देखी जाती है? शहरों पे। आजकल के टाइम में भी शहरों में ये बहुत देखी जाती है। लोग शिक्षित है, पढ़ाई में उन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च किए लेकिन फिर भी उनको रोजगार नहीं दिया जाता। तो ये था हमारा 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब हम 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये हमारा 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन। फर्स्ट, प्राथमिक क्षेत्रक द्वितीयक क्षेत्रक से किस प्रकार भिन्न है? जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है और सेकेंडरी सेक्टर है उसमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहला जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है वो हमारा नेचुरल से रिलेटेड होता है, और जो सेकंड सेक्टर होता है ये हमारा मैन्युफैक्चर सेक्टर होता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है। इसका आंसर देखते ही ना। प्राथमिक सेक्टर क्रियाएं सीधा भूमि और जल से अभी बताया था मैंने, ये प्राकृतिक से संबंधित होती है, जैसे भूमि, जल। तो इसमें हमारी कृषि की जाती है, पशुपालन किया जाता है, मुर्गी पालन, ये सब इसमें किया जाता है। और जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है ये हमारे मैन्युफैक्चर सेक्टर होता है, इसमें विनिर्माण का कार्य किया जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? कृषि, पशुपालन, खनिज, और इसका उद्योग जैसे कागज़ करना, जैसे कपड़ा तैयार करना, जैसे कार बनाना। तो ये सब हमारा हो गया सेकेंडरी सेक्टर। डिफरेंस समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षक किस प्रकार सहायता करती है? ह्यूमन कैपिटल में हमारा जो उसका एजुकेशन का क्या रोल है? इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन और हेल्थ होगा तभी तो हमारा ह्यूमन कैपिटल अच्छा हो पाएगा। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। जो हमारा एजुकेशन है उसी से तो व्यक्ति डेवलप करता है, जिसके बाद उसको ज्ञान और कौशल उसका अच्छा होता है, तभी वो किसी कंट्री को डेवलप करने में हेल्प करता है। अगर वो पढ़ाई लिखा नहीं होगा, अनपढ़ होगा, तो वो क्या कंट्री में हेल्प करेगा? कुछ भी नहीं। उसे कुछ का मतलब पता ही नहीं होगा, जीडीपी नहीं पता, पैसे नहीं पता कि कैसे कितने आएंगे कितने जाएंगे, तो वो कभी एक अच्छा रिसोर्स नहीं बन पाएगा कंट्री के लिए। शिक्षा मानव को इस योग्य बनाती है कि वो अच्छी नौकरी, जो एजुकेशन मिलेगी तभी तो वो उसको अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा रोज़गार कमाएगा, वो उसका जीवन अच्छा मिलेगा, उसकी इनकम अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि अगर उसकी एजुकेशन अच्छी होगी तभी तो उसकी इनकम अच्छी होगी। और शिक्षा मानव के लिए क्षेत्रों का विस्तार करती है तथा नई दिशाएं देती है। बहुत सारे उनके लिए रास्ते खोल देती है और बहुत सी सेक्टर में वो अपना डेवलप कर सकती है। अगर वो एजुकेटेड तो वो
कुछ भी कर सकता है आगे चल के, खाली नहीं बैठ सकता, बेरोजगार नहीं रह सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या शिक्षा की भांति स्वास्थ्य भी मानव पूंजी के निर्माण को प्रभावित करता है, स्पष्ट कीजिए। तो हाँ, इसका आंसर हाँ होगा। जैसे जिस तरह शिक्षा मानव पूंजी में एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है ना, उसी तरह जो हमारा हेल्थ सेक्टर है वो भी मानव पूंजी में एक अच्छा रोल प्ले करती है। क्यों? देखो, अगर उसका एजुकेशन अच्छा होगा और उसकी हेल्थ अच्छी होगी तभी तो वो काम कर पाएगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति है लेकिन उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, वो हमेशा बीमार रहता है, तो वो क्या कुछ अर्न कर पाएगा ना, तो वो देश को डेवलप करने में हेल्प कर पाएगा, कुछ भी हेल्प नहीं कर पाएगा। स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक आवश्यक आधार है। अस्वस्थ लोग किसी भी संगठन के लिए बोझ बन जाते हैं। तो सही है हमारा, जो जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता तो वो किसी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड होते हैं हमेशा के लिए। वो अपना काम खुद नहीं कर सकते, अपने लिए पैसे नहीं कमा सकते, हर एक चीज़ के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो वो जो लोग होते हैं ना, वो एक तरह से बोझ बन जाते हैं। और जो अगर जिस व्यक्ति का हेल्थ अच्छा है तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा काम करेगा, तो ज़्यादा हमारा उत्पादन होगा और उसको इनकम भी ज़्यादा मिलेगी, तो क्या होगा, हमारी कंट्री डेवलप करेगी। और स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छा उत्पादक होता है, अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होता है, हमारे इकोनॉमिक में भी वो डेवलप में हेल्प करता है जो स्वस्थ व्यक्ति होता है। अस्वस्थ व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव पूंजी निर्माण से क्या अभिप्राय है? सर्व शिक्षा अभियान से क्या अभिप्राय है? इसके बाद हम देखेंगे मानव पूंजी वाला क्वेश्चन। सर्व शिक्षा अभियान जो हमारी सरकार के द्वारा चलाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूल बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान है ना, ये हमारे गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें जो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे हैं उसको शिक्षा प्रदान करना कंपलसरी कर दिया गया था, सभी स्कूलों में ये लागू कर दिया गया था, ताकि जो हमारे देश का है भविष्य वो खराब ना हो, भविष्य उज्जवल हो सके। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? अभी हमने ह्यूमन कैपिटल के फैक्टर्स पढ़े थे, अब हम देखते हैं ह्यूमन कैपिटल होता क्या है। क्या होता है हमारा ह्यूमन कैपिटल? विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य जो हमारा ह्यूमन कैपिटल होता है उसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। शिक्षा में इन्वेस्ट करना, स्वास्थ्य में इन्वेस्ट करना। शिक्षा अगर अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उस व्यक्ति का ह्यूमन कैपिटल अच्छा है, तो वो व्यक्ति अच्छा मानव पूंजी निर्माण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय नीति का क्या लक्ष्य है? राष्ट्रीय नीति का गोल क्या है? राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का लक्ष्य जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक आहार तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। तो जो हमारी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है उसका क्या मोटिव है? उसका ये मोटिव है कि जो पॉपुलेशन है वो कभी भी उसको किसी चीज़ की कमी का एहसास ना हो, उसको अच्छा पोषण मिल सके, अच्छा भोजन मिल सके, पौष्टिक आहार मिल सके, तभी तो वो कंट्री में हेल्प करेगा। और उसका अगर एजुकेशन अच्छा होगा, एजुकेशन भी अच्छा होना चाहिए और उसका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, तभी तो वो किसी कंट्री में हेल्प करेगा उस कंट्री को एक डेवलप कंट्री बनाने में। तो जो हमारा राष्ट्रीय नीति था इसका सबसे मोटिव, सबसे पहला जो लक्ष्य था वो यह था कि उसका हेल्थ अच्छा हो, उसका एजुकेशन अच्छा हो और उसको किसी भी चीज़ की कमी ना हो, उसको पौष्टिक भोजन आहार मिले। ये था हमारे राष्ट्रीय नीति का गोल क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाजार क्रियाकलाप और गैर बाजार क्रियाकलाप में क्या अंतर है? हमने दो एक्टिविटी पढ़ी थी, बाजार क्रियाकलाप, मार्केट एक्टिविटी एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी। इसमें हमें डिफरेंस देखना है। तो जो हमारा मार्केट एक्टिविटी होती है ये हमारी मनी से रिलेटेड होती है और नॉन मार्केट एक्टिविटी ये इससे मनी से कोई रिलेटेड नहीं होती। इसका मेन मोटिव होता है कि अपना काम हो सके, इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। ये हमारा बाजार क्रियाकलाप और ये हमारा गैर बाजार क्रियाकलाप। तो जो हमारा बाजार क्रियाकलाप होता है वो हमारी इनकम और उसका
जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। उसका ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न कर सके। ये पैसे से रिलेटेड होता है और इसमें किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है? वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है इसमें। इसका एग्जाम्पल की बात करें हम बाजार क्रियाकलाप की, तो जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब क्या करते हैं? ये सब सेवा प्रदान करके इनको वेतन दिया जाता है। तो इनका लक्ष्य क्या होता है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, हमें बस पैसा कमाना है। और जो हमारा गैर बाजार क्रियाकलाप होते हैं उसका क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है कि हम उत्पादन इस प्रकार करें कि हम अपना यूज़ कर सकें उसका मतलब ये नहीं होता कि प्रॉफिट करना है, हमें बाज़ार में बेचना है, नहीं। तो उसका मोटिव होता है कि वो इस तरह से उत्पादन करे कि वो अपने लिए कमा सके, अपने परिवार के लिए कमा सके। उसका पैसे से कोई भी रिलेटेड नहीं होता। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे शिक्षिका का अपने बच्चों को पढ़ाना, अगर वो कोई स्कूल में टीचर है तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएगी, लेकिन वो अगर वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो पैसे थोड़ी लेंगे। तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया गैर बाजार क्रियाकलाप। इसका मोटिव पैसे से रिलेटेड नहीं होता। इसका उद्देश्य होता है कि हम अपनी सेवाएं बस प्रदान कर सकें मुफ्त में। गैर बाजार क्रियाकलाप हमारा इसका ये मनी से रिलेटेड होता है और ये मनी से रिलेटेड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेरोजगार कौन है? अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट आजकल के टाइम पे बहुत देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा हमें शिक्षित बेरोजगार देखने को मिलता है, जिनके पास डिग्री होती है लेकिन रोजगार नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है बेरोजगार कौन है? तो बेरोजगार कौन व्यक्ति होता है? जो काम तो करना चाहते हैं, वो उनको जितने भी पैसे दिए जाए उस दर पर काम करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिलता। तो वो कौन कहलाते हैं? वो व्यक्ति बेरोजगार कहलाते हैं। अब नेक्स्ट इसकी पूछा है क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उसका इकोनॉमिक में बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। जो हमारा इंडिया का जीडीपी है वो कम हो जाएगी। बेरोजगार में वृद्धि के कारण समाज के जीवन की गुणवत्ता, जो हमारी सोसाइटी है, उस पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। फिर कोई भी लोग काम नहीं करना चाहेगा, सोचेगा कि काम तो मिल ही नहीं रहा है। टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे बहुत सारे टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट के, लेकिन हमें बुक में 3 दिए गए हैं। एक है हमारा प्रचंड बेरोजगारी, सेकंड है मौसमी, थर्ड है हमारा शिक्षित। मौसमी कौन सी बेरोजगारी होती है? जिसमें कि साल के 6 महीने व्यक्ति को काम मिलता है तो साल के 6 महीने काम नहीं मिलता, वो हमारा मौसमी बेरोजगारी होता है। अशिक्षित बेरोजगारी, जिसमें लोगों के पास डिग्री होती है और उसके पास रोजगार नहीं होता, तो ये हमारा होता है शिक्षित बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेरोजगारी के हमने टाइप्स भी देख लिए। मानव पूंजी अन्य संसाधनों जैसे भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी से किस प्रकार श्रेष्ठ है? जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है वो रिसोर्स से किस प्रकार बेटर है? इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। जो हमारा रिसोर्सेज होता है वो अपना स्वयं का उपयोग नहीं करते। मानव विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, मृदा, जल, पेड़ पौधे का प्रयोग करता है। सेकंड है हमारा जैसे खनिज और मूल्यवान जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे भूमि के नीचे दबे रहते हैं, मानव उन्हें खोद कर नहीं निकालते। मानव अपने ज्ञान और कौशल से प्राकृतिक संसाधनों को मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उसका यूज़ कौन करता है? उसका यूज़ तो हमें नहीं करते हैं ना, मानव करते हैं, तभी उसका यूज़ हो पाता है। अगर उस मानव के पास वो एजुकेटेड नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, तो वो उसका अच्छे से यूज़ करके उसको वेस्ट भी कर सकता है। और अगर व्यक्ति ज़्यादा शिक्षित होगा तो वो रिसोर्स का अच्छे से यूज़ करके उससे कुछ अर्निंग कर सकता है। तो अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तभी वो संसाधन का अच्छी तरह से यूज़ कर पाएगा, वरना वो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक हैं? अभी हमने पढ़ा जो हमारे इकोनॉमी के कितने सेक्टर है? 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्रत्येक के विषय में उदाहरण सहित संक्षेप में लिखिए। तीनों को एक्सप्लेन करना है और तीनों के एग्जाम्पल देना है। तो चलिए देखते हैं।
सेक्टर जो होता है हमारा, सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर हमारा नेचर से रिलेटेड होता है, प्राकृतिक से संबंधित होता है। जो हमारी भूमि होती है, ज़मीन होती है, वो उससे रिलेटेड होता है। तो अगर उसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारा एग्रीकल्चर हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सब हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है। और सेकंड सेक्टर हमारा मैन्युफैक्चर का काम होता है, उसमें विनिर्माण का कार्य होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे लकड़ी चीरने का काम, कार बनाना, कागज़ बनाना, कपड़ा तैयार करना, ये सब क्या है, ये सब हमारा विनिर्माण का कार्य है। और थर्ड सेक्टर है हमारा तृतीय क्षेत्र, जिसमें सर्विस दी जाती है, ये हमारा सर्विस से रिलेटेड होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन, संचार, परिवहन, बैंकिंग, बीमा और शिक्षा, ये हमारा क्या है, ये हमारा सर्विस सेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षा शब्द से आप क्या समझते हैं? एजुकेशन से क्या समझते हैं? शिक्षा के प्रसार में लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए? मतलब शिक्षा से संबंधित हमारी जो सरकार है उसने कौन कौन से कदम उठाए? तो शिक्षा क्या होती है हमारी, कोई भी व्यक्ति उसके शिक्षित और अशिक्षित में अगर हमें डिफरेंस देखने को मिले तो व्यक्ति पहले से अंदाज़ा लगा लेता है कि ये व्यक्ति शिक्षित है या नहीं, उसके बिहेवियर से, उसके रहन सहन के तरीके से पता लग जाता है। शिक्षा प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्य व अधिकारों का पालन करने व लाभ उठाने का माध्यम भी है। जो हमारी शिक्षा है वो किसी का राइट तो है ही, लेकिन वो उस अधिकार के अलावा जो हमारी शिक्षा है वो जन्मसिद्ध अधिकार है। हर व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर, जो हमारे शिक्षित व्यक्ति की दर थी 2011 में जनसंख्या जनगणना के दौरान, वो कितनी थी? 74.04%। इतनी जनसंख्या हमारी पढ़ी लिखी थी। कब? 2011 में। जिसमें से जो हमारी पुरुषों की संख्या थी 82.14% थी और महिलाओं की कम थी। महिलाओं की पहले कम थी 65.46%। और सरकार द्वारा जो शिक्षा को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए, ये देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया था, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए चलाया गया था। और इस प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर प्रारंभ किए गए थे। ये हमारे 2 फैक्टर शुरू किए गए थे ताकि सभी व्यक्तियों को, जो बच्चे हैं उनको शिक्षा की सुविधा मिल सके, कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रह सके। और अगर शिक्षा को इम्प्रूव करने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया? मिड डे मील, दोपहर का भोजन का इंतजाम किया ताकि कुछ बच्चे हो सकता है खाने की वजह से, मतलब जिनको खाना पसंद हो वो उस इच्छा से भी आ सके। और अगर उनको अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा पौष्टिक भोजन मिलेगा तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो इस तरह से उनका अगर शिक्षित होंगे वो बच्चे, तो वो कंट्री में भी हेल्प करेंगे, कंट्री को डेवलप करने में। तो हमारी गवर्नमेंट ने भी ये सब कदम उठाए थे शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए किस प्रकार एक चुनौती बन गई है? शिक्षित बेरोजगारी का मतलब डिग्री होना लेकिन रोजगार नहीं होना। क्या आप कोई समाधान सुझा सकते हैं? चलिए देखते हैं। शिक्षित बेरोजगारी तो बताया मैंने। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र विकास की गुंजाइश है। शिक्षित लोग तृतीय क्षेत्र की क्रियाओं के लिए आकर्षित है जहाँ नौकरियां सीमित है। तो जो शिक्षित बेरोजगारी, इसमें क्या होता है? इसमें आजकल के टाइम पे शिक्षित सब व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो नौकरी के ऑप्शंस हैं वो बहुत कम है। जनसंख्या ज़्यादा है और शिक्षा की जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है इस सेक्टर में। और जो व्यक्ति अगर उनको फिर कंट्री में रोज़गार नहीं मिलता तो वो विदेश जाने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। वहाँ पर उनको कम इनकम भी मिलती है लेकिन फिर भी वो खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बेरोज़गार से अच्छा कम से कम रोज़गार तो दिया जा रहा है, तो वो विदेश चले जाते हैं। तो ये जो, और यहाँ पे भारत में
शिक्षित बेरोजगारी की वजह से लोगों का विदेश में जाना भारत के लिए एक बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है ये। इसके हमें उपाय देखने हैं। स्कूल और कॉलेजों में व्यावसायिक विषयों को पढ़ाने लिखने की व्यवस्था शुरू की जा सकती है ताकि वह अपना कई काम शुरू कर सके। तो हमें स्कूल और कॉलेज में सिर्फ यही नहीं सिखाना चाहिए कि नौकरी बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी कर सके, उसमें उसको हमें ऐसे भी शिक्षित करना चाहिए कि अगर उसे नौकरी नहीं मिली तो वो अपना खुद का भी बिजनेस शुरू कर सकता है। तो इस तरह से लोग विदेश में नहीं जाएंगे अर्निंग करने के लिए। सेकंड है हमारा आईआईटी खोले जाए, जैसे हमारा औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, मतलब जो जितने भी हमारे क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जगह जगह पर आईआईटी के सेंटर खोले जाए, जिससे कि व्यक्ति को पता चले कि नहीं, अगर हम शिक्षित हैं तो हम कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। बेरोजगार रहना हमारे लिए अच्छा नहीं है। वहाँ पर उनको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है और उनको उसके लिए कुछ हेल्प चाहिए तो वहाँ पर उनको ट्रेन किया जाए कि हाँ तुम ऐसे काम करके अपना ट्रेन कर सकते हो, जिससे वो विदेश में नहीं जाएंगे और उनको इसी देश में ही रोज़गार दिया जाएगा। तो बहुत सारे ये हमारे सॉल्यूशन है कि लोग शिक्षित बेरोजगारी कम की जा सके। तो सबसे पहला तो हमारा ये है कि वो स्कूल कॉलेज में बिजनेस से रिलेटेड भी हमें बच्चों को ज्ञान देना चाहिए। सेकंड है हमारा ट्रेनिंग सेंटर भी खोलने चाहिए जगह जगह, जिससे कि शिक्षित बेरोजगारी कम हो और लोग दूसरे देश की तरफ कम जाए और भारत में रहकर ही भारत में काम करें और भारत को एक विकसित देश बनाए। ये जो हमारे क्वेश्चंस थे ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आए हुए थे। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू।